हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज इस सॉल्यूशन में मैं आपको वेपर प्रेशर के बारे में बताऊंगा और ये वेपर प्रेशर किस प्रकार जो है राउल्ट्स के लॉ से रिलेटेड है, इस बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं वेपर प्रेशर से। ये वेपर प्रेशर क्या होता है, तो इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा इवेपोरेशन। इट मीन्स वाष्पीकरण। तो इवेपोरेशन को समझने के लिए हम मानते हैं यहाँ पर हमने एक लिया है कंटेनर, या कोई आप इसको वेसल भी बोल सकते हैं। ये मैंने कोई कंटेनर लिया और इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है या कोई सब्सटेंस है। मान लेते हैं उस सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम ए से डिनोट करते हैं। ये ए मॉलिक्यूल्स हैं जो इस कंटेनर में फिलअप किए गए हैं या लिए गए हैं, और ये मॉलिक्यूल जो है सरफेस में भी है। इसके अलावा इस सरफेस के अंदर, यानी कि इसके अंदर है, सरफेस के नीचे ये यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स हैं। इस तरह हमने इनको ए से डिफाइन किया, ठीक। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको बोलते हैं, जो ऊपर होते हैं इनको बोलते हैं सरफेस मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? सरफेस मॉलिक्यूल। और इस सरफेस के जो नीचे मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको बोलते हैं बल्क मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? बल्क मॉलिक्यूल। अब इनमें बहुत सारा डिफरेंस होता है कि इस मॉलिक्यूल में इसमें क्या डिफरेंस होता है कि इस कंटेनर में जो ये वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इसके नीचे हैं, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो चारों तरफ लगता है, ठीक, ऊपर नीचे चारों तरफ लगता है। और जबकि ये वाला जो मॉलिक्यूल्स होता है इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ नीचे की तरफ लगा होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल हैं सरफेस वाले, यानी ये जो होते हैं, इस पर दो तरह के फैक्टर्स काम करते हैं। यानी इसमें लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ही कम होता है, ये आसानी से बाहर निकल सकते हैं। जबकि इसमें जो होता है ये वाला, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी कि मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक। यानी कि ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, ये आसानी से बाहर की तरफ नहीं निकल सकते। जबकि जो इसके सरफेस में मॉलिक्यूल होते हैं वो आसानी से इवेपोरेट हो सकते हैं। तो इसमें एक फैक्टर काम करता है लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके अलावा इसकी जो है काइनेटिक एनर्जी मोर होती है, यानी कि मोर काइनेटिक एनर्जी देन अदर मॉलिक्यूल, या इसी को आप जो है बोल सकते हैं कि सरफेस एनर्जी इसकी ज्यादा होती है। सरफेस एनर्जी इसकी ज्यादा होती है, ठीक। मतलब कि ये जो मॉलिक्यूल हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, इनकी अपेक्षा ये आसानी से बाहर निकल सकते हैं। तो यदि हमने जो कंटेनर लिया है, यदि मान लेते ये कंटेनर जो होता है इन ए ओपन कंटेनर है। अगर हम ओपन कंटेनर की बात करें, ओपन कंटेनर की अगर हम बात करते हैं, तो इन पे अगर ये हमने ओपन कंटेनर लिया है तो ये जो है वेपर जो बनती है वो क्या होगी, ये इस तरह वेपर जो बनती, वेपर तो बनेगी लेकिन ये वेपर जो है क्या हो जाएगी, ये स्कैप हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्कैप वेपर। तो वेपर तो बन रही है लेकिन वेपर क्या है, बाहर निकल जा रहे हैं। तो यहां पर वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। किसमें? इन ओपन कंटेनर। अगर हम यहाँ पर कोई इसके ऊपर कोई ढक्कन नहीं लगाते हैं तो जो वेपर तो बनेगी लेकिन इसमें वेपर प्रेशर जो है जनरेट नहीं होगा, क्योंकि ये वेपर बाहर निकल गई। तो इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा कि वेट ऑफ लिक्विड डिक्रीज, ठीक। यानी कि इसका जो वेट है धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
क्योंकि इसकी जो वेपर बन रही है बाहर निकल रही है, तो निश्चित है कि इसका जो वॉल्यूम है, लिक्विड है, वो क्या होगा जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो हमने जो इस बारे में बताया, हमने यहाँ पे लिखा कि ओपन कंटेनर। अब हम बात करेंगे कि हम एक ऐसा कंटेनर लेते हैं जो कि क्लोज होता है, यानी उसके ऊपर कोई ढक्कन लगा होता है, तो उसमें जो वेपर बनती है वो वेपर वहाँ पे रुक जाएगी। इस तरह क्लोज कंटेनर में वेपर प्रेशर जनरेट हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ। ओके, अब हम बात करेंगे क्लोज कंटेनर की। हम बात करेंगे यहाँ पर क्लोज कंटेनर की। क्लोज कंटेनर में क्या होता है देखते हैं। इन ए क्लोज कंटेनर, इन ए क्लोज कंटेनर, मान लें हमने यहां पर एक कंटेनर लिया है जिसमें हमने लिक्विड लिया है, कोई लिक्विड हमने यहां पर लिया है। ठीक, जिसके मॉलिक्यूल जो है ए है, हमने माना ए है, इस तरह ये ए मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ए मॉलिक्यूल से हमने इनको रिप्रेजेंट किया है, ये ए मॉलिक्यूल्स हैं। हमने बताया कि यहाँ पे क्लोज कंटेनर लिया है, तो क्लोज का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कोई एक ढक्कन लगा हुआ है, तो वेपर तो बनेगी। ठीक, तो वेपर यहाँ पे ये इस तरह बनती है। ठीक, ये जो है हमने वेपर दिखाया, ये जो है वेपर बन रही है। अब मान लेते हैं कि जो वेपर बनी हुई है, इस वेपर को हम जो है, यानी जो वेपर बन रही है, इस वेपर को हम जो है P0 A लिखते हैं। तो P0 जो बना हुआ ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे प्योर लिक्विड A लिखा गया है, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A। ठीक, वेपर प्रेशर को हम शॉर्टकट में जो है VP भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? VP। तो अब देखिए यहाँ पर जो वेपर बन रही है और वो ऊपर जा रही है, तो पहले क्या होगा कि वेपर जो बनती है ऊपर, जब ऊपर की तरफ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। ठीक, और इसके ऊपर कोई ढक्कन लगा हुआ है, इसके ऊपर कोई ढक्कन लगा हुआ है, तो ये वेपर ठंडी होकर नीचे आएगी। जब नीचे आती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? नीचे आने को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। तो पहले क्या होता है कि यानी कि जो लिक्विड है, लिक्विड की हम बात करें तो लिक्विड को जब हम हीट करते हैं तो क्या बनता है? वेपर बनती है। ठीक, बाद में इसमें जो है ये वेपर ठंडी होती है, फिर लिक्विड बनती है। तो ये जो प्रक्रियाएं होती हैं दोनों जो है रिवर्सिबल होती हैं, यानी इसको हम कह सकते हैं कि यहां पर एक इक्विलिब्रियम जनरेट होता है। इक्विलिब्रियम, ठीक, सामने यहां पर जनरेट होता है। तो अगर यहां पर हम प्योर लिक्विड ले रहे हैं तो उसके वेपर प्रेशर को हम P0 A से रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टार्टिंग में क्या हो जाएगी कि वेपर बनेगी, फिर जो वेपर ठंडी होकर जो लिक्विड बनेगी, तो धीरे धीरे ये दोनों जो प्रक्रियाएं हैं इवेपोरेशन और कंडेंसेशन पहले अपनी अपनी स्पीड से होंगी, इसके बाद इसमें इक्विलिब्रियम आ जाएगा, मतलब कि दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो अब हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर क्या होता है, यानी कि द प्रेशर ऑफ वेपर, द प्रेशर ऑफ वेपर एबव द लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, कॉल्ड वेपर प्रेशर। ठीक, इसी को हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। यानी कि जहां वेपर बनती है, ये ऊपर जब नहीं निकल पाती है तो यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है जिसे हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो इतनी बात क्लियर हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस वेपर प्रेशर को इफेक्ट करते हैं?
ठीक, तो हम उन फैक्टर्स की बात करेंगे, कौन कौन से फैक्टर हैं। वेपर प्रेशर आपके समझ में आ गया होगा, कौन कौन से फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर को इफेक्ट करते हैं। ठीक, यानी कि फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड्स। ठीक, तो पहला जो फैक्टर होता है कि कंटेनर का शेप और साइज कैसा भी हो, वो किसी भी शेप और साइज का हो, वेपर प्रेशर पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हम कह सकते हैं इट डज नॉट डिपेंड्स साइज शेप ऑफ कंटेनर। मतलब कि कंटेनर का शेप और साइज कैसा भी हो, इससे वेपर प्रेशर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब आप कहेंगे कि कंटेनर का अगर हम साइज बढ़ा दें तो वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें वेपर प्रेशर पर यूनिट लेना है। उसकी अगर सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो हमें सिर्फ वहां पर यही तो देखना है कि वेपर प्रेशर जो है पर यूनिट कितना बन रहा है। तो अगर हम कंटेनर का बड़ा साइज का लेंगे तो उसका एरिया भी बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया भी बढ़ जाएगा। तो हमें लेकिन वहां पर इक्वलिटी तो रहेगी, यानी कि वेपर प्रेशर हमें पर यूनिट तो ही हमें डिफाइन करना है। तो ये जो है उसके शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता है। बट दूसरा पॉइंट है, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस। मतलब कि ये जो है सब्सटेंस किस प्रकार का है इस पर डिपेंड करता है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर बात करते हैं, यहाँ पर मान लें हमने सब्सटेंस लिया, एक H2O लिया, दूसरा हमने लिया जो है एथिल अल्कोहल C2H5OH। इसे हम क्या कहते हैं, वाटर। और ये क्या होता है, एथेनॉल। ठीक, अब हमें इसमें देखना कि कौन वेपर ज्यादा बनाएगा। जिसका वेपर ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, जिसकी वेपर कम होगी उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो हम जानते हैं कि जो H2O मॉलिक्यूल्स होता है, ये आपस में H2O मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से H बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। ये भी जुड़े होते हैं, C2H5OH दूसरे मॉलिक्यूल से इस तरह बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। ठीक, और इसको हम क्या बोलते हैं, इस बॉन्ड को H बॉन्ड, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक, क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हमने ये देखा प्रैक्टिकली जो H2O मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें 4 H बॉन्ड होते हैं, यानी कि 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जबकि इसमें केवल 1 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, 1 H या 1 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो मतलब इसके जो H2O मॉलिक्यूल्स हैं इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ये इवेपोरेट होना नहीं चाहते, ये इट मींस ये वाष्प बनाना नहीं चाहते, जबकि आसानी से वेपर बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनका जो है वेपर प्रेशर जो हो जाएगा, इसे हम प्योर लिक्विड A यानी कि H2O का जो है वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, किससे, एथिल अल्कोहल से। एथिल अल्कोहल का वेपर प्रेशर जो है ज्यादा हो जाएगा। ठीक, लेस देन, यानी कि एथिल अल्कोहल का वेपर प्रेशर H2O के रेफरेंस में ज्यादा बनेगा, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसमें केवल H यानी कि केवल एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, जबकि H2O में कितने होते हैं, 4। तो इट मींस आपके समझ में आ गया होगा कि मॉलिक्यूल्स के बीच जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसमें ज्यादा है वो इवेपोरेट होना नहीं चाहते। तो हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि इवेपोरेशन इट मींस वेपर प्रेशर और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एक रिलेशन है। तो इसको हम कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर जिसे हम वीपी बोलते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल फोर्स ऑफ
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल। अगर यहां पे देखिए इसका मतलब क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसमें ज्यादा होगा उसमें वेपर कम बनेगी, अगर इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो वेपर ज्यादा बनेगी। अगला एग्जांपल हम लेते हैं यहीं पर कि किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, किसमें ज्यादा होगा। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एथिल अल्कोहल यानी कि C2H5OH, जिसे हम क्या पढ़ते हैं एथेनॉल, ये क्या है एथेनॉल। दूसरा कंपाउंड हम लेते हैं जिसमें 2OH होते हैं यानी डाइहाइड्रिक अल्कोहल, जिसे हम बात करें यहाँ पर ले लेते हैं CH2OH। ये है एथिलीन ग्लाइकॉल, या हम इसको शॉर्ट में ग्लाइकॉल भी बोल सकते हैं, ग्लाइकॉल। ठीक, ये एथेनॉल है और ये ग्लाइकॉल है। अगला जो हम कंपाउंड लेते हैं ग्लिसरीन, जिसे हम ग्लिसरॉल भी बोलते हैं। ग्लिसरॉल का जो फार्मूला होता है CH2OH और CH2OH। इसे हम क्या पढ़ते हैं ग्लिसरॉल। क्या है ये ग्लिसरॉल। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है किसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, या हम कह सकते हैं कि किसका वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा। एथेनॉल वेपर प्रेशर ज्यादा बनाएगा कि ग्लाइकॉल बनाएगा कि ग्लिसरीन बनाएगा। हम देखते हैं कि यहाँ पर भी एच बॉन्डिंग होती है और यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर OH2 होते तो इनके बीच भी जो है एच बॉन्डिंग शुरू हो जाती है आपस में, इनमें भी एच बॉन्डिंग आपस में शुरू हो जाएगी। तो वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा किसका बनेगा एथेनॉल का, यानी कि एथेनॉल का वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा। उसके बाद इसका बनेगा यानी ग्लाइकॉल का, P0 ग्लाइकॉल का। फिर उसके बाद बनेगा ग्लिसरीन का, या ग्लिसरॉल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा इसका बन रहा है क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, क्योंकि वेपर प्रेशर और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में ये रिलेशन होता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू कम होगी, अगर इसकी वैल्यू कम होगी तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी। क्लियर है? तो यहां तक बात आपके समझ में आ गई कि वेपर प्रेशर जो है कंटेनर के साइज और शेप पर डिपेंड नहीं करता, बट इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस। अब देखिए यहां पर हम आगे बात करते हैं सब्सटेंस के बारे में। सब्सटेंस जो है यहाँ पर वेपर प्रेशर के लिए हम इसको दो कैटेगरी में बांट देते हैं। सब्सटेंस को हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं। सब्सटेंसेस को हम दो कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। एक मान लेते हैं कि वोलाटाइल है, ओलाटाइल। दूसरे को मान लेते हैं नॉन ओलाटाइल है। क्या है? नॉन ओलाटाइल। इसका मतलब होता है, ओलाटाइल का मतलब होता है जो वेपर बना सकते हैं। जो वेपर बनाते हैं उन्हें बोलते हैं ओलाटाइल सब्सटेंस, जो वेपर नहीं बनाते हैं उनको बोलते हैं नॉन ओलाटाइल। तो केमिस्ट्री में जनरली सॉलिड्स जो होते हैं उनको माना गया है कि वेपर नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑल सॉलिड्स जो होते हैं नॉन ओलाटाइल, ऑल सॉलिड्स नॉन ओलाटाइल्स। जो लिक्विड होते हैं उनको मानते हैं कि वो जो है वेपर बनाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लिक्विड्स, यानी कि ऑल लिक्विड्स जो है ओलाटाइल होते हैं, सॉलिड जो है जनरली जो है नॉन ओलाटाइल होते हैं। तो इस चैप्टर में नॉन ओलाटाइल में कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो जनरली न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं। तो पहला कंपाउंड आपको याद रखना है कि यूरिया होता है एक सॉलिड से। इस तरह हम ग्लूकोज ले सकते हैं, ग्लूकोज या फ्रक्टोज, सुक्रोज। ये ज्यादा यूज होने वाला है इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स में, यानी कि ये जो सब्सटेंसेस हैं ये नॉन ओलाटाइल होते हैं बिकॉज ऑफ ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। अब आपको कुछ भी यहाँ पे याद रखना है कि यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है। यूरिया का फॉर्मूला हम यहाँ लिख रहे हैं NH2CO NH2। ठीक। ग्लूकोज का पता है आपको क्या होता है, C6
H12O6 और सुक्रोज का होता है C12H22O11। अब न्यूमेरिकल्स में इनके मॉलिक्यूलर मास भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट होता है ये होता है 16, ठीक, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ये होता है 180, और इसका जो है मॉलिक्यूलर वेट जो है सुक्रोज का इसका होता है 342। ये चीजें आप इसके मॉलिक्यूलर फार्मूले से निकाल सकते हैं कि नाइट्रोजन का कितना होता है 14, हाइड्रोजन का 2, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16। अब देखिए इधर जो है लिक्विड्स कौन कौन से यूज होते हैं या कौन कौन से लिक्विड जो है लिए जाते हैं जनरली जो कि वोलेटाइल होते हैं। पहला तो आपका जैसे H2O हो जाता है, ठीक, H2O, मेथेनॉल, इसको भी यानी ये भी वेपर बनाता है, एथेनॉल, CH3, CH2OH, ठीक, इसके अलावा बेंजीन C6H6 और टॉलुएन C6H5 और CH3। इनके मॉलिक्यूलर वेट आप इनके फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये जो हमने कंपाउंड लिखे हैं ये जो है सभी वेपर यहाँ पर बनाते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे आप चीज को समझना है कि जो नॉन वोलेटाइल होते हैं इनका जो वेपर प्रेशर होता है यानी कि P नॉट, नॉट का मतलब लिक्विड, इसका मान जो क्या होता है 0 होता है, यानी कि ये वेपर बनाता ही नहीं। तो इसमें इसका जो प्योर लिक्विड का जो इसका वेपर प्रेशर हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका कुछ ना कुछ वेपर बनेगा, कम ज्यादा हो सकता है। हम कह सकते हैं कि इसका जो वेपर प्रेशर होता है नॉट 0, यानी कि यहाँ पर वेपर प्रेशर बनेगा। तो इतनी चीजें आपके समझ में आई। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके आगे की कहानी क्या है, आगे क्या होता है, कैसे राउल्ट्स का लॉ इससे कनेक्टेड है, हम आगे बात करते हैं। तो मैंने आपको 2 फैक्टर बताए कि जो कि वेपर प्रेशर से रिलेटेड है। तीसरा जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर, यानी कि जो तीसरा फैक्टर है वेपर प्रेशर से रिलेटेड है वो होता है टेम्परेचर, यानी कि इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। मतलब कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर हम यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक, तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर भी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, यानी कि वेपर भी बढ़ेगी, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन हम इसमें ऐसे नहीं कह सकते कि जी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसमें अगर हम ग्राफ बनाते हैं इस तरह, यहाँ पर टेम्परेचर और इधर वेपर प्रेशर के बीच अगर ग्राफ बनाते हैं तो ये ऐसा होता है कि बढ़ता है पर एग्जैक्टली इसी के प्रोपोर्शनल नहीं होता है कि टेम्परेचर के इक्वल होता है, ठीक। टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे उतना ही वेपर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक। तो ये चीजें आपको 3 फैक्टर्स याद रखने हैं कि टेम्परेचर के बढ़ने पर वेपर प्रेशर बढ़ता है और ये सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड्स करता है, ठीक। अब हम आगे जो लिक्विड लेंगे, हम 2 तरह के लिक्विड लेंगे, एक तो वोलेटाइल होगा, दूसरा जो है नॉन वोलेटाइल होगा। इस तरह हम सॉल्यूशन को 2 कैटेगरी में बांटते हैं कि एक सॉल्यूशन होगा जिसमें दोनों यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल होते हैं, ठीक। फिर अगले स्टेप में हम लेंगे जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट में से एक नॉन वोलेटाइल होगा और एक वोलेटाइल होगा। इट मींस एक वेपर बनाएगा और दूसरा वेपर नहीं बनाएगा। तो अभी हम यहाँ पे जो लेने वाले सॉल्यूशन उसमें दोनों कंपोनेंट्स क्या होंगे, वोलेटाइल वाले लेते हैं। वोलेटाइल वाले सब्सटेंसेस, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू volatile
टू वोलाटाइल लिक्विड्स, टू वोलाटाइल लिक्विड्स। हम किस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलाटाइल लिक्विड्स, यानी कि यहाँ पर हम जो सॉल्यूशन में दो भाग होते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट, हम दोनों को ही क्या लेते हैं, वोलाटाइल। ठीक, यानी कि हम इसमें मान सकते हैं जो सॉल्यूशन है इसमें एक क्या होता है, सॉल्यूट, क्या होता है, सॉल्यूट, और दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट। ये बात आपको पता है कि जो स्मॉलर अमाउंट में होता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट, जो मैक्सिमम या लार्जर अमाउंट में होता है उसको क्या बोलते हैं, हम सॉल्वेंट बोलते हैं। अब यहाँ पर हम जो एक बना लेते हैं कि जो सॉल्यूट होता है उसको हम मान लेते हैं कि ए से रिप्रेजेंट करते हैं, या हम बी से मान लेते हैं, बी से। अगर हम इसको बी से मानते हैं तो इसको हमें ए से मानना पड़ेगा। ठीक, अब हर जगह हम अगर बी लेते हैं तो बी का मतलब क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, और ए का मतलब हो जाएगा सॉल्वेंट। तो इसका जो प्योर वेपर प्रेशर हो जाएगा पी नॉट बी, ये हो जाएगा, और इसका जो प्योर जो है वेपर प्रेशर हो जाएगा पी नॉट ए हो जाएगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई। ठीक, और दोनों ही हम क्या लेते हैं, यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, यानी ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है, यानी हम कह सकते हैं कि ये भी जो है वोलाटाइल है, वोलाटाइल, और ये भी वोलाटाइल है, वोलाटाइल। इतनी बात समझ में आई, क्योंकि हम बात कर रहे हैं टू वोलाटाइल लिक्विड्स की, यानी ये भी वेपर बनाता है और ये भी वेपर बनाता है। अब हम देखिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक, देख आगे। अब यहाँ पर हम दो कंटेनर लेंगे, क्या लेंगे हम यहाँ पर, दो कंटेनर लेंगे। एक कंटेनर को हम इधर लिखते हैं, बनाते हैं, जिसमें हम लिक्विड ए लेते हैं। क्या लेते हैं, लिक्विड ए। ये यहाँ पे हमने लिक्विड लिया जिसके मॉलिक्यूल को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए, ये हो गया इस तरह। ठीक, ए, और इसकी जो वेपर बनती है ये वेपर बनाएंगे। ठीक है, ये वेपर, इसके जो प्योर वेपर प्रेशर होता है इसको पी नॉट से लिखते हैं, यानी कि पी नॉट ए। ठीक, ये इस तरह हो गया। दूसरा हम लेते हैं कंटेनर जिसमें हम लिक्विड लेते हैं प्योर बी, प्योर बी लेते हैं आप। ठीक, प्योर बी, इसमें भी हम जो है लिक्विड को यानी मॉलिक्यूल को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, बी बी बी, इस तरह बी। ठीक, ये बी। अब ये भी जो है वेपर बनाता है, तो ये जो अगर कोई अकेला सब्सटेंस या अकेला लिक्विड है तो उसके वेपर प्रेशर को हम पी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इसके वेपर प्रेशर को हम पी नॉट बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, ये लिक्विड ए हो जाएगा प्योर, ए बी, यानी कि ये जो है प्योर लिक्विड ए है, और इधर वाला क्या होता है कि प्योर लिक्विड बी है। प्योर लिक्विड क्या है, बी। अब हमने क्या किया कि दोनों लिक्विड को हमने इस तरह मिला दिया। मिलाने के बाद जो बनता है उसमें दोनों तरह के मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी सॉल्यूशन बन जाता है। तो हम इसको अलग से यहाँ पे कंटेनर में बनाते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है ये सॉल्यूशन बन जाता है। क्या बन जाता है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन में जो है दोनों प्रकार के मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी कि यहाँ पर ए भी होगा और बी भी होगा, ए भी होगा, बी होगा, ए और बी, ए और बी, इस तरह। अब यहाँ पर भी वेपर बनेगी, लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो प्योर लिक्विड होता है उसके वेपर प्रेशर को पी नॉट से लिखते हैं। अब इनकी संख्या जो कि यहाँ पर दो प्रकार के मॉलिक्यूल होंगे, तो ए की संख्या घटेगी, इधर बी की संख्या घटेगी, तो हम इसको जो है पी नॉट से नहीं लिख सकते। यानी कि इसके वेपर प्रेशर को हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर ए है तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर पी ए, और इसके वाले को लिखेंगे पी बी। ठीक, अब यहीं से जो है राउल्ट्स का लॉ
निकल कर सामने आता है, राउल्ट्स का लॉ यहाँ पर निकल कर सामने आता है। अब यहाँ पे देखा गया in a solution the partial vapor pressure of components directly proportional to the mole fraction of that component मतलब कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर हम PA की बात करें, अब यहाँ पे जो PA होता है इसको हम क्या पढ़ते हैं, पार्शियल प्रेशर। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द XA, यानी कि ये जो लिक्विड है इसके मोल प्रभाज के प्रोपोर्शनल होता है। इसी प्रकार जो B वाला होता है यानी कि PB प्रोपोर्शनल XB, यहाँ XA और XB क्या होते हैं, मोल फ्रैक्शन होते हैं। क्या होते हैं, मोल फ्रैक्शन होते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए अगर हम यहाँ पे ये मान लेते हैं इफ कंसीडर, अगर हमें ये जो प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा, हम कह सकते हैं जैसे PA इक्वल टू क्या हो जाएगा, K और इंटू XA। ठीक, XA। अब मोल प्रभाज के बारे में आपको पता है कि मोल प्रभाज क्या होता है, हम इधर अलग से लिख देते हैं कि मोल प्रभाज क्या होता है, कि अगर यहाँ पे लिखा है XA तो ये बताता है कि NA यानी कि इसके मोल और नीचे कुल मोल NA प्लस NB। इसी प्रकार XB यानी कि B के मोल हो जाएंगे ऊपर NB अपान NA प्लस NB, इस तरह हो जाएगा। ये मोल के फ्रैक्शन के बारे में आपने 11th में पढ़ा होगा। तो अगर हमें यहाँ पे ये K की वैल्यू निकालनी है, K कैसे आएगा, अगर मान लें कि इफ कंसीडर प्योर लिक्विड A है, प्योर लिक्विड हम मान लेते हैं कि A है, ठीक, B नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और XA इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। अब आपको यहाँ पे बात याद रखना है कि जो मोल फ्रैक्शन होता है यानी कि XA प्लस XB इक्वल टू क्या हो जाता है, 1। ये फार्मूला आपको पता हो, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का जो एडिशन होता है ऑलवेज 1 के इक्वल आता है। तो अगर हम ये मानते हैं कि लिक्विड यानी सॉल्यूशन में केवल लिक्विड A है, तो हम कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन B क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और A क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसका मान रखेंगे यहाँ पे, यानी ये हो जाएगा PA इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर हमें क्या कर देंगे यहाँ पर, एक K और 1, ठीक, यानी PA बराबर K। अब प्योर लिक्विड A है तो हम कह सकते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि PA बराबर क्या लिख सकते हैं, P नॉट A। ठीक, तो यहाँ से हम ये फार्मूला बना सकते हैं, यानी K की वैल्यू यहाँ पे आ गई, PA इक्वल टू P नॉट A इंटू XA। इसी प्रकार आप B के लिए निकाल सकते हैं, PB इक्वल टू P नॉट B और मोल फ्रैक्शन B। यही है राउल्ट्स का लॉ। ये मैंने जो लिखा है ये राउल्ट्स लॉ है। इन ए सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट्स। ठीक, तो ये जो है ये फार्मूले हैं, इसी को हम बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। क्या बोलते हैं, राउल्ट्स लॉ। तो अब यहाँ से आप जो है अगर सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर निकालना चाहें तो आप यहाँ पे कर सकते हैं कि टोटल वेपर प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, PA प्लस PB। इसी को आगे आप कर सकते हैं P नॉट A, ठीक है, XA प्लस P नॉट B XB। ये जो टोटल वेपर प्रेशर निकालने का फार्मूला है। ठीक, ओके।
तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको याद रखना है कि जहाँ पर ये नॉट लगा होता है वो प्योर लिक्विड एका वेपर प्रेशर होता है, और ये क्या होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर होता है। तो इसी को हम बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। तो मैंने आज आपको बताया कि राउल्ट्स लॉ क्या होता है। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम ऐसा लिक्विड लेंगे जिसमें कि एक वोलेटाइल होगा यानी एक वेपर बनाने वाला होगा, और दूसरा जो है नॉन वोलेटाइल होगा यानी कि जो वेपर नहीं बनाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।